ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन गडकरी से हमारे सवालों का सिलसिला जारी है। नितिन जी, अब आपका मुकाबला है कांग्रेस से, क्योंकि आप विपक्षी दल के नेता हैं और कांग्रेस में इस वक्त जो लहर चल रही है वो राहुल गांधी की राजनीति की लहर चल रही है। राहुल गांधी जिस तरीके से विकास की भी बात कर रहे हैं, गरीबों के साथ जाते हैं, गाँव में दलितों के साथ वो खाना खाते हैं, वहां रात में रुकते हैं, और जो एक तरीके से उन्होंने कांग्रेस में जो एक पूरी छवि बनाई है, उसका मुकाबला करने के लिए आपके पास क्या है? देखिए, उनका काम वो करें। लोकतंत्र में उनके पार्टी को बढ़ाना, उनकी बात लोगों के सामने रखना और जो काम करना उनका अधिकार है। हमारे पार्टी की जो विचारधारा, हमारा जो कार्यक्रम है, हमारी जो योजना है, हम लोगों के सामने रखेंगे। जनता के न्यायालय में, अदालत में जो सही होगा उसका जनता उसको सपोर्ट करेगी। मैं उनके बारे में कोई निगेटिव टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अगर अच्छा काम करते तो करें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम विपक्ष में केवल विरोध की बात नहीं करना चाहते, हम विजिलेंस पार्टी है। अगर जनता के हित में, राज्य के हित में, देश के हित में, गरीबों के हित में अगर कोई अच्छी योजनाएं सरकार लाती है, यूपी की हो, कांग्रेस की हो, तो हम उसका समर्थन करेंगे। सब बातों को विरोध करना ये हमारा एजेंडा नहीं है। जो जनता के हित में नहीं होगा उसका विरोध करेंगे। तो मैं ये तो हर बात का विरोध करने वाली राजनीति हम नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने, आप देखिए, अगर चुनाव प्रचार देखिए, आपके आने से पहले तक सोनिया गांधी का विरोध किया, भाषणों में किया, प्रचार में किया, राहुल गांधी का विरोध किया, तमाम तरह की बातें की। यानी विरोध मतलब आलोचना, जो पूरा प्रचार था वो आलोचना से शुरू होता था। मेरे इस चीज से शुरू नहीं होता था कि हमारा रोड मैप क्या है, हम क्या देने वाले। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे एक मित्र ने मुझे अच्छी बात सिखाई थी कि दो रेखा, एक आपकी और एक दूसरे की है, दो मार्ग है बड़े करने का। दूसरे की पूछ दो, दूसरा मार्ग है अपनी बड़ी करो। तो मेरा विश्वास है अपनी बड़ी करो। जहां जरूरत होगी जनता के हित के लिए, वहां जरूर उनके बारे में बोलेंगे। सरकार के बारे में, व्यक्ति के बारे में बोलने का कोई कारण नहीं है। अगर राहुल जी अच्छा काम करते तो मैंने पहले प्रेस करोगे, उसमें अच्छा है करो, आखिर सब मिलकर देश आगे जाए। लेकिन उनका जो ये स्टाइल है, राजनीति करने का स्टाइल, इसका आप समर्थन करते हैं? आपको लगता है कि देखिए, आज देश में महंगाई बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवक फ्रस्ट्रेट है। आज मुझे बताइए, आज 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, गांव में पीने के लिए पानी नहीं है। 12% गरीबी बढ़ी है, ये तेंदुलकर कमेटी ने रिपोर्ट दिया है। मुझे बताओ, ऐसी स्थिति में हमारे फार्मर्स को 9.5 रुपए गेहूं की प्राइस है और बाहर से लाया गेहूं जो 16 रुपए, 16.5 रुपए भाव से आता है। शक्कर हमने, मेरी शुगर फैक्ट्री है तो हमने 14 रुपए भाव से बेच दी और 28 और 30 रुपए से ब्राजील से आ रही है। ये कौन सी राजनीति है? देखो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। हमारे किसानों की आत्महत्या, युवाओं की बेरोजगारी, गरीब लोगों की गरीबी, भुखमरी, महंगाई, इसका संबंध उनकी जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। इसका संबंध सरकार की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी से है। सुरक्षा के विषय पर जो सुरक्षा का धोरण चाहिए वो गलत है। अपीजमेंट फॉर टेररिस्ट, फॉर वोट बैंक, गलत बात है। जो आतंकवादी है, जो गुनहगार है, उसको जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। गुनहगार गुनहगार होता है, उससे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी पॉलिसीज की गलतियों के कारण हम ये परिणाम भुगत रहे हैं। हम इसको सुधरना चाहते हैं। हम 2 4 रहे ना रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, ये हमारा विचार और संस्कार है। ये देश आगे जाए, ये देश गरीबी, भय, भूख और आतंक से मुक्त, एक सोशल और इकोनॉमिक इक्वेलिटी की बात हम कर रहे हैं। ऐसा देश तैयार हो। अगर उनके हाथ से होता है तो उनके हाथ से हो, हमारे हाथ से हो तो हमारे हाथ से हो। हम कोशिश करेंगे, ये परिवर्तन करेंगे और हम सुधारेंगे। मैं पॉजिटिव हूं, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो हम बदलेंगे और निश्चित रूप से परिवर्तन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके स्टाइल के बारे में थोड़ा आखिर में हम बात कर लें। आपके मैं बयान पढ़ रहा था, आपने कहा कि आपको फूलों का गुलदस्ता नहीं चाहिए, ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए। आपने कहा जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं कोई आपको छोड़ने नहीं आता, कोई आपको लेने के लिए नहीं आता, लंबे लंबे काफिले आपके साथ नहीं चलते। अभी तक हमने जो नेता लोग देखे, बीजेपी में भी देखे, बाहर भी देखे, लंबे काफिले हैं, Z+ सिक्योरिटी है, ये आते हैं, कमरा पूरा। मुझे इस राजनीतिक कल्चर से नफरत है। Respect should not be demanded, it should be commanded. If you deserve for it, you will get it. मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब से बहुत प्रभावित हूँ। जब मंत्री थे तो उनका व्यवहार, उनकी नम्रता, कोई प्रोटोकॉल का पी मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं मानता हूँ कि स्टेशन पर लोगों को स्वागत करना, ये फूल और ये कटआउट, हम एक राजनीतिक कल्चर वर्ल्ड में ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं। हमको इसको बदलना चाहिए।
लेट देयर बी ए पॉलिटिक्स फॉर परफॉर्मेंस। मैं एक बार कहता हूं कि फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हुआ तो चलेगा, परफॉर्मेंस का ऑडिट होना चाहिए, जो काम किया उसका ऑडिट होना चाहिए। मुझे लगता है हम लोग देश समाज के लिए काम करें, अच्छा काम करके जनता हमको जात पंथ धर्म भाषा न देखते हुए चुनकर देगी। हम विकास के और चले, देश को मजबूत बनाए, गरीब आदमी को स्वाभिमान से जीने का मौका दे, आर्थिक सामाजिक विषमता से उसको मुक्त करे। क्या हजारों किसानों की आत्महत्या हमारी राजनीतिक प्रेरणा नहीं हो सकती? करोड़ों युवक फ्रस्ट्रेट निराश होकर बेरोजगार चल रहे, गलत मार्ग पर जा रहे, क्या उनको सुधारना, उनको रोजगार देना हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती? महंगाई के कारण लाखों लोग एक समय रोटी नहीं खा सकते, भूखे मर रहे, क्या उनको रोटी देना ये हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती? निरपराध पुलिस अधिकारी और सामान्य लोग आतंकवादियों और नक्सलवादियों के हमले में मर रहे हैं, क्या उनकी जान बचाना हमारी राजनीतिक प्रेरणा नहीं हो सकती? ये देश हमारा, ये समाज हमारा है, हम स्थिति को बदलेंगे। दिस इज ए मिशन। हम राजनीति में खुद की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को चमकाने के लिए या कोई पद हासिल करने के लिए नहीं आए, हम इस परिस्थिति को बदलने के लिए आए। बीजेपी, यही हमारा विचार। मान लीजिए बीजेपी भविष्य में केंद्र में सरकार बनाती है, उसमें आपकी क्या भूमिका होगी? आप अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करना चाहेंगे, जैसे आडवाणी जी ने पीछे किया था? सरकार में आई नहीं बीजेपी, सरकार बनी नहीं, लेकिन ये बता दिया कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। देखिए, आप चाहेंगे कि आप भी किसी पद पे रहें? मैंने तो जाहिर किया कि अध्यक्ष बनने के बाद 3 साल में कोई पद नहीं लूंगा, राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं ये हमारे कार्यकर्ताओं को ये बताना चाहता हूं कि मैं भी नहीं लड़ूंगा, आप भी मत लड़िए। पद की लालसा के लिए काम मत करिए, इस परिस्थिति को बदलने के लिए काम करिए। और रही बात मेरी, मैं कोई पॉलिटिकल करियर का एजेंडा लेकर दिल्ली में नहीं आया हूं। मैं देश और समाज के लिए काम करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में आया हूं। जितना अच्छा काम हो सकता है उतना मैं करूंगा, देश के लिए करूंगा, समाज के लिए करूंगा और पार्टी के लिए करूंगा। अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज है, राजनाथ सिंह है, एल.के. आडवाणी है, वेंकैया नायडू है, सबके अपने अपने ग्रुप आपके आने से पहले दिल्ली में यहाँ बन चुके थे, बन रहे हैं, काम कर रहे हैं। किसी के ग्रुप नहीं है, ये सब इमेज वर्सेस रियलिटी है। हम सब लोग साथ में हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिलकर इनके अनुभव में, मार्गदर्शन में हम लोग अच्छा काम करेंगे। दुर्भाग्य से ये मीडिया में अलग अलग प्रकार की स्टोरियां छपती है, लोग लिखते हैं, उनका लिखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, सच्चाई कुछ अलग है। थोड़ी बहुत बातों में कमियां होगी, मैं ऐसा नहीं कहता, हम राजनीतिक पार्टी है, कमियों को सुधारेंगे। और जो बड़े नेता आपको छोड़कर गए, जिसमें उमा भारती भी है, कल्याण सिंह भी है, बाकी लोग भी हैं, उनको आप लाने की कोई कोशिश करेंगे? देखो, अभी तक उन्होंने किसी ने तो इच्छा व्यक्त नहीं की, अगर करेंगे तो प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करके जरूर सोचेंगे। अभी तक ऐसा कोई प्रश्न। अब आपसे एक आखिरी सवाल, आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, ऑरेंज मैन इन ए सैफरन पार्टी, और पता नहीं दर्शकों को पता है कि नहीं कि नितिन भाई जो है वो बिजनेसमैन भी है, ऑरेंज संतरे एक्सपोर्ट करते हैं नागपुर से, शुगर फैक्ट्री है और भी बहुत सारी कंपनियां चलाते हैं। लेकिन जब ये ऑरेंज मैन सैफरन पार्टी में आया और सैफरन पार्टी के बाद अब आप दिल्ली में आए, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में यहाँ आने के बाद, बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या बदलाव आए? मैंने ये जैकेट सिलाया और थोड़ा सा स्वेटर्स लिए। देखो, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं जैसा बोलता हूं वैसे बोलूंगा, जैसा चलना है वैसे चलूंगा, जो कपड़े पहनना है पहनूंगा। मैं जैसा हूं वैसे आपको दिखना चाहिए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है। नमस्कार। नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।